जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। हम लोग केमिस्ट्री को देख रहे थे और केमिस्ट्री का जो चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। इस दौरान हमने पार्ट 1 में देखा कि एटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जो भी जानकारी था उसको दिए थे। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, ठीक है ना। एक बार चलिए पीछे क्लास में हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन को, ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखा था, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, यानी निश्चित द्रव्यमान का अनुपात, इसके अनुसार कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो जिस कहने का मतलब है कि वो जिस रिएक्टेंट से मिलकर बनेगा, अगर उन दोनों के जोड़ने का योग जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मतलब कि योग होगा। जैसे कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, यानी एक अभिकारक है और ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाकर अगर वजन 100 ग्राम आ रहा है तो प्रोडक्ट भी बन के आएगा, वो भी कितना होगा? 100 ग्राम होगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कह रहा था, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। जैसे कि पिछले क्लास का अगर रिविजन करें तो यानी कि हम मान लेते हैं कि A प्लस B ये क्या है? ये दोनों आपका कोई, ये आपका रिएक्टेंट है, मतलब ये रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा। मान लेते प्रोडक्ट बनाया A B, इन दोनों का योग, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे 100 ग्राम आता है तो जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट उसका भी क्या होगा? वजन 100 ग्राम ही होगा। समझ में आ रहा? यही था आपका क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कह रहा था। इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक है ना, हम लोगों ने। चलिए इससे रिलेटेड एक पिछले क्लास में हम लोगों ने, ठीक है ना, डिस्कशन किया था और हमने बोला था कि एक क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा उसमें बताएंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब 3 ग्राम ऑक्सीजन को 8 ग्राम कार्बन, ठीक है ना, सिंबल लिख रहा है यहाँ पे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जलाया जाता है तब 11 ग्राम CO2 बनता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आगे क्वेश्चन, तो अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन को 56 ग्राम कार्बन के साथ जलाया जाए तो कितना ग्राम CO2 बनेगा? ठीक है ना, कितना CO2 बनेगा? आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, 3 ग्राम ऑक्सीजन को 8 ग्राम कार्बन के साथ जलाया जाए तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? वो तो दे दिया कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन जब उसी 3 ग्राम ऑक्सीजन को 56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलाया जाए, कार्बन के साथ जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं इसको तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर कितना आता है कि नहीं। और उसके बाद फिर बनाने के बाद वीडियो को चला लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था बनाने के लिए और बोला था कि इसका आंसर कॉमेंट बेस पे आप, ठीक है ना, इसका आंसर दें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि 3 ग्राम ऑक्सीजन जल रहा है आपका 8 ग्राम कार्बन के साथ, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है, 30 नहीं समझिएगा, 3 ग्राम
ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो बन रहा है 11 ग्राम CO2, ठीक है। तो देखिए ये पहले सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से ये फुलफिल कर रहा है जैसे यहाँ तक, ठीक है ना, हमने बताया था, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन अब आगे बोल रहा है कि अगर इसी को, ठीक है ना, 3 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर उसको हम 56 ग्राम कार्बन के साथ 56 ग्राम कार्बन के साथ अगर जलाते हैं तो कितना होगा, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर लगाइएगा तो कितना आप लगाइएगा, आप इसको जोड़िएगा कि 3 और 56 जोड़ के कितना आएगा आपका 59 ग्राम CO2 बनेगा, है कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था, आंसर यही होगा, है ना। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां पे आपका अप्लाई कर दीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां से सॉल्व होगा आपका कि इसमें कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यहाँ पे लगेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि देखिए ये जब 3 ग्राम ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। आ रहा है समझ में ना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि आपका CO2, ठीक है ना, तो CO2 में अगर देखिएगा तो ये कितना है, CO2 में अगर देखिए बनने के लिए तो CO2 में कार्बन 12 होता है, ठीक है, और यानी ऑक्सीजन में देखिएगा तो इसमें ऑक्सीजन का कितना रेशियो होगा, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, यानी 1 के लिए 16 तो 2 के लिए 32, ठीक है, और इसमें कार्बन कितना 12, कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर काटिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, ठीक है ना, यानी कि कार्बन 8 कार्बन जो होगा वो किससे यहाँ पे जो होगा कि 3 कार्बन 8 से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, ठीक है ना, क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। 3 ग्राम कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन कर लीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन कर लीजिए तो शायद सही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देखिए इसके अनुसार 3 ग्राम जो कार्बन है वो रिएक्ट करता है किससे, 8 ग्राम ही रेशियो अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहां बोल रहा है आपका कि 3 ग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन कीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन कीजिए, ठीक है। अब शायद ठीक हो गया होगा, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ग्राम, ठीक है ना, कार्बन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। तो आपका 3 ग्राम कार्बन, ठीक है ना, 56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर जलेगा तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए इसका कैपेसिटी जो है ना कि ये 3 ग्राम है तो वो 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, आ रहा है समझ में, उससे ज्यादा नहीं, बाकी को ठीक है ना छोड़ देगा वैसे ही, समझ में आ रहा है। जैसे इसको समझिए फिर से कि ये 3 ग्राम है तो ये 56 ग्राम से रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली इसमें से लेगा 8 ग्राम, आ रहा है समझ में, कितना लेगा 8 ग्राम, बाकी जो रेस्ट बच जाएगा आपका कितना बच जाएगा, देखिए 56 में से अगर आप 8 अगर घटाइएगा तो बच जाएगा लगभग 48 ग्राम। ये 48 ग्राम का से इसको कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। ये तो क्योंकि इसको रेशियो अगर देखिएगा तो ये 8 से ही रिएक्ट करेगा तो 8 से ही रिएक्ट करेगा ये, यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा 11 ही आएगा, 11 ही आएगा, समझ में आ रहा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए कि
तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं समझिए, तीन व्यक्ति, जैसे यहाँ पे तीन क्या है आपका 3 ग्राम ऑक्सीजन है तो 12 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। मान लीजिए तीन व्यक्ति है जिसका कैपेसिटी है कि तीनों मिलके चाहे कोई कंडीशन हो जाए, ठीक है ना, अगर वो कार्बन और ऑक्सीजन के संदर्भ में बता रहे हैं तो ये 8 पूरी ही खा सकता है। खाने में कितना पूरी खा सकता है? 8 पूरी। अब सोच के देखिए, ये तीन व्यक्ति अगर इसको बैठा दिया जाए और इसको 60 पूरी, 56 पूरी या 50 पूरी, जितना दे देना दे दीजिए, ये खाएगा ओनली कितना? क्योंकि कैपेसिटी है 8 पूरी खाने का। रेस्ट जो होगा वो क्या होगा? छोड़ देगा। समझ में आ रहा ना? उसी जिसमें खाने के लिए दीजिएगा उसी में छोड़ देगा। अब कहने का मतलब अगर ये 3 का जगह 6 रहता, 3 का जगह 6 रहता तो समझ में आ रहा है ना, तब वो कितना खाता? 8 दूनी 16 खा पाता, यानी कि रिएक्ट कितना करता? 16 के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है तो आ रहा है समझ में? तो 3 कितना के साथ करेगा? 8 के साथ, बाकी रेस्ट 48 बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है ना, आंसर आपका 11 कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, क्योंकि आदर्श के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे हम लोग, ठीक है ना, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद, ठीक है ना, देखा था, यानी कि हम केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, 4 प्रकार के, ठीक है, कॉम्बिनेशन को पढ़ना था, जिसमें से एक को हम लोगों ने देख लिया था। अब अगला जो है आपका वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, यानी दूसरा नंबर जो हम देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। हिंदी में लिख देते हैं आपको, निश्चित अनुपात का नियम। देखिए, यानी आपको इससे समझना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी में ही आप समझिए, निश्चित अनुपात का नियम, यानी इसमें क्या होगा कि अनुपात जो होगा, रेशियो जो होगा, वो क्या होगा? निश्चित होगा, समान होगा, ठीक है ना, यानी इसका नाम ही क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिक है प्राउड्स, उसने सबसे पहले बताया, यानी साइंटिस्ट है आपका प्राउड्स, प्राउड्स ने इसके बारे में बताया, ठीक है ना, किसने? प्राउड्स ने इसके बारे में बताया। अब प्राउड्स ने इसके बारे में बताया, अब देखिए इसमें कि हम लोग जानेंगे, अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इसमें क्या है। देखिए ये जो कह रहा है कि आपका कि एक रासायनिक यौगिक, समझ में आ रहा है कि एक रासायनिक यौगिक जो होता है कि हमेशा समान तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आ रहा है कि एक रासायनिक यौगिक हमेशा क्या होता है? एक समान तत्व से ही मिलकर बना होता है। आ रहा है ना समझ में? एक समान तत्व कहने का मतलब है कि अगर जल हम ले लेते हैं तो पानी जो है आप कहीं से भी उठा के लाइए, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ होगा। समझ में आ रहा ना? चाहे वो पानी आप इंडिया से लाइए या इंडिया के किसी भी कोने से, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, या आप नीचे तमिलनाडु से लेके चलाइए, या मध्य भारत जो है आपका मध्य प्रदेश, वहां से लेके चलिए, यानी या विश्व के किसी भी कोना से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस, अदर कहीं से भी लेके चलाइए, कहीं से भी पानी लाइएगा ना तो बनेगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही, यानी कि वो समान तत्व से ही मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आ रहा है? और क्या होता है कि एक तो समान तत्व से मिलकर बना होता है, और जो मिलकर बना हुआ होता है उसका द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो भी समान होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इसको देखिए, समझिएगा अच्छे से। जैसे कि ये कहा है कि यौगिक जो समान भाग से, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान अनुपात भी क्या होता है? हमेशा समान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जल का, ठीक है, एग्जाम्पल किसका लेंगे? जल का, ठीक है ना। देखिए अगर वो जल, चाहे हम वो जल मटके भर लें, ठीक है ना, यानी कि पूरा एक मटका भर लें, या हम एक बूंद लें, आ रहा है समझ में, या हम एक बॉटल लें,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो तीनों जल ही होगा तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा, और इसका रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। रेशियो समान कहने का मतलब है कि देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 के लिए 2, तो यानी कट के कितना आएगा 1:8। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने से ले आइए, जल कितना होगा 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा। यानी इसका ये क्या होगा द्रव्यमान, समझ में आ रहा है। तो जल H2O, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन का जो आपका द्रव्यमान होता है 1 AMU होता है, ठीक है ना। 1 AMU मतलब ये इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। वहीं आप देख लीजिएगा कि आपका जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है 16 AMU, और जो कार्बन होता है आपका ये होता है 12 AMU, ठीक है ना। ये इसका क्या है, ये इसका आपका है द्रव्यमान। तो ये आपका देखिए यहाँ पे जो आ रहा है आपका ये द्रव्यमान का क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है, और ये रेशियो भी बताएं क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा, समान होगा, फिक्स होगा जी। आ रहा समझ में कि नहीं, ठीक है। यानी कहीं से आप लेके चल आइए वो फुलफिल करेगा किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आ रहा है समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है ना। जल को देख लिए, तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जगह नहीं है, आपको इधर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लेके आइए वो बनेगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही। आ रहा समझ में। अब देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये बन रहा होगा, ठीक है, तो इसमें आपका एक कार्बन है यानी कि 12, एक कार्बन के लिए कितना द्रव्यमान, अभी जस्ट यहाँ पे देखिए 12 AMU, और एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो यहाँ पे 2 है तो कितना 32। इसको काटिए तो ये कटेगा आपको 3, और ये कटेगा कितना 8 मरते में, ठीक है ना, 4 के पहाड़ा से, ठीक है ना, यानी 4 के टेबल से। तो ये कितना रेशियो आएगा 3, रेशियो 8 ही आएगा। अब कहीं से आप लेके चलाइए ये रेशियो आपका समान रहेगा, ठीक है ना। यानी ये आपका हुआ, ठीक है ना, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा क्लियर है आपका, ठीक है ना। यानी निश्चित अनुपात का नियम, चाहे आप पानी कहीं से लेके आए, चाहे आप पानी कहीं से भी लेके आए, चाहे वो पानी मटके भर हो यानी कि पूरा, या समुद्र, एनीवे, ठीक है ना। उसके बाद या कोई एक बूंद जल हो, या आप चाहे बोतल में क्यों ना भर के रखें, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो चलते आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट लॉ है उसके तरफ। नेक्स्ट लॉ आपका कहता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। यानी अब देखिए ये जो लॉ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सब रख के समझना होगा। समझ में आ रहा है। यानी इससे पहले वाला जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है ना। इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा आपको, ठीक है ना, पेचीदा और थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, यानी गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना। इसको दिया था, इस नियम के प्रतिपादक थे यानी दिए थे जॉन डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है ना। अब इस नियम के अनुसार क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इसमें क्या है, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। बोल रहा है इसमें, इस
नियम के अनुसार कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भार से अभिक्रिया, ठीक है ना, करता है, यानी कि रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, अभिक्रिया करता है, उसका अनुपात एक सरल अनुपात होता है। उसका अनुपात एक सरल अनुपात होता है। आ रहा है समझ में? यानी कि सिंपल रेशियो होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। एक बार इसको अच्छे से फिर से एक बार डिफिनेशन समझिए, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसने जो पहले तो देखिए जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है ना। इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि जब, ठीक है ना, दो या दो से, यानी कि जब एक तत्व, ठीक है ना, यानी कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, कितना? एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसमें एक तत्व का समान भार, ठीक है ना, एक तत्व का समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करता है, उसका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि दो तत्व, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो तत्व है, ये जो मिलकर, ठीक है ना, दो यानी एक से अधिक यौगिक बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखिए, कार्बन और प्लस हम ऑक्सीजन, ठीक है ना, लेते हैं, तो यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हम बना सकते हैं CO2, आ रहा है? और इसी से बना सकते हैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो दो तत्व मिलकर, ठीक है ना, एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलकर बना होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितना है? एक, यानी कि 12। ऑक्सीजन कितना है? 2, यानी एक के लिए एक के लिए 16, 2 के लिए 32। यहाँ पे कार्बन कितना? एक है तो 12, और एक ऑक्सीजन तो 16, ठीक है ना। देखिए, यही चीज आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये समान भार हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए, समान भार हुआ, तो बोल रहा है कि जब तत्व, ठीक है ना, अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, तो एक तत्व का समान भार, ठीक है ना, देखिए, तो ये तत्व का जो समान भार है, ठीक है ना, 12 12, ठीक है ना, दूसरे तत्व के भिन्न भार से, तो दूसरे तत्व का भिन्न भार, देखिए ये इसका भार क्या है, यहाँ इसका भार भिन्न है कि नहीं, एक जगह 32, एक जगह 16, ठीक है ना। अभिक्रिया करता है तो उसका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। यानी किसका अनुपात? तो इसका अनुपात, समझा रहा है? भिन्न वाले का क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है, ठीक है ना। अब देखिए, सरल अनुपात कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम 32:16 करते हैं, ठीक है ना, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा आपका? यहाँ 1, यहाँ पे 2, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? सरल अनुपात है, यानी सिंपल रेशियो है। क्या है? सिंपल रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? क्या है? एक सरल अनुपात है। कोई दिक्कत? ठीक है। सरल अनुपात यानी कि सिंपल रेशियो है। इसमें सिंपल रेशियो कहने का मतलब
कि ये आपका ये रेशियो आएगा, ये पूर्णांक में नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इस तरह से सिंपल रेशियो में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इससे अगर मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें देखिए कि जो सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर का होता है आपका कितना 48 और ऑक्सीजन का होता है 32। जस्ट देख लिए हम, एक का 16 तो दो का 32। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और सल्फर का देखते हैं, तो ऑक्सीजन का आपका कितना आएगा समान भार वाला ना, हाँ तो समान भार वाला यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन, तो 48 48 16 दूना 32, ठीक है ना, 32 और 32, एक सल्फर के लिए 32, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग सल्फर ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो यहाँ पे सल्फर का कितना आता है 32 और एक ऑक्सीजन के लिए 16, एक ऑक्सीजन के लिए 16 तो दो ऑक्सीजन के लिए 32, सल्फर के लिए तो 32 से रहेगा, ठीक है। और एक के लिए 16 तो ऑक्सीजन के लिए तो 16 किया है 48। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, समान तत्व भार हो गया, और ये दूसरा जिसका समान तत्व भार समान असमान है उससे रिएक्ट कर रहा है, और इसका रेशियो जो है क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे 32 और 48 को आप, ठीक है ना, काटिएगा तो एक सिंपल रेशियो आएगा, यानी कि 2 और 3, कितना आएगा 2 और 3, तो ये भी क्या है सिंपल रेशियो है। आ रहा है समझ? तो ये आपको कहता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर है जी? देखिए फिर से एक बार समझिए, बोल रहा है कि मान लीजिए ये दो गो, ठीक है ना, दो गो तत्व मिलके, ठीक है ना, यहाँ पे 2 से अधिक यौगिक बना रहा है। क्लियर है? तो सोच के देखिए, जब दो गो तत्व है तो पहले तो दो गो तत्व जो समान भार वाला होगा वो असमान भार वाले से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो असमान भार वाला जो होगा उसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आया कि नहीं, असमान वाले भार का जो है, ठीक है ना, द्रव्यमान, यहाँ पे सिंपल रेशियो, यहाँ भी सिंपल रेशियो आया समझ। एग्जाम में आपको बस ज़्यादा इतना डिटेल में भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको, ठीक है ना, बनाना होगा, नहीं तो सीधा पूछेगा, ठीक है ना, इसका प्रतिपादन यानी इसका, ठीक है ना, कौन किया था, तो जॉन डाल्टन किया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, तीसरा लॉ हम लोगों ने देख लिया। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का आपका फोर्थ लॉ जो है उसको देखेंगे। फोर्थ लॉ है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल, हाँ, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है ना, एन यहाँ पे लिख दिए हैं, समझ जाइएगा। इसका हिंदी होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसका हिंदी क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रतिपादन है, यानी इसको, इस लॉ को किसने दिया है, तो इस लॉ को आपको, ठीक है, दिया है रीचर, समझ में आ रहा है। यानी कि जो है आपका क्या, देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। इसका जो प्रतिपादन किसने किया है, रीचर ने किया है। किसने किया है, रीचर ने, ठीक है, रीचर ने किया है। अब देखिए इस लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी ये लॉ क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़ा सा जटिल है, जैसे कि अभी जस्ट ये बताया, और ये भी, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, ठीक है ना, लॉ है, थ्योरी है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कि जब दो तत्व अलग अलग, ठीक है ना,
जब दो तत्व अलग अलग भार के किसी 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 भिन्न तत्वों से समान भार से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, अभिक्रिया करता है तो परस्पर वह जो अभिक्रिया करता है तो परस्पर वह जो अभिक्रिया करता है तो वही अनुपात रहता है, तो वही अनुपात रहता है या रहता है, और चलिए रहता था या रहता है, उसके गुणज का अनुपात में रहता है, यानी वही अनुपात रहता है जो उसके, ठीक है ना, उसके गुणज के अनुपात में रहता है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कि क्या डिफिनेशन लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार कि देखिए कि जब दो तत्व अलग अलग भार के किसी भिन्न तत्व, ठीक है ना, से समान भार से अभिक्रिया करता है तो परस्पर जो अभिक्रिया करता है तो वही अनुपात रहता है जो उसके गुणज का अनुपात होता है, ठीक है, ठीक है ना। हमको पता है कि आपको थोड़ा, ठीक है ना, इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल दीजिएगा तो उस जो डिफिनेशन हमने लिखा है उस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, मैच करिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मिलके क्या बनाएगा, CO2। एक लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ मिला के क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए यानी कि बोल रहा है कि जब दो तत्व अलग अलग, ठीक है ना, जो दो तत्व, ठीक है ना, अलग अलग भार वाले, ठीक है ना, दो तत्व, तो यहाँ पे देखिए ये और ये, ठीक है ना, जब दो तत्व, ठीक है ना, अलग अलग भार किसी भिन्न तत्व के समान, ठीक है ना, ये देखिए ये दोनों का भार अलग अलग है और यहाँ पे इसका समान क्या होगा, भार समान होगा, तो वही बोल रहा है कि किसी, ठीक है ना, कि दो, ठीक है ना, अलग अलग भार, तो ये देखिए इसका भार अलग होगा भिन्न तत्वों के साथ, तो दूसरे तत्व यानी कि ये भिन्न तत्व हो गया ऑक्सीजन, जिसका भार क्या हो, समान होती, देखिए बोल रहा है समान भार, तो ऑक्सीजन का तो भाई समान भार होगा, कितना, 16। अभिक्रिया करता है तो परस्पर वही अभिक्रिया होता है, ठीक है ना, यानी कि परस्पर वही अभिक्रिया होगा, तो परस्पर कहने का मतलब अब जब हम इन दोनों का अभिक्रिया कराएं, तो इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अभिक्रिया कराएं यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे मेथेन बना लेते हैं, CH4 क्या बनेगा, मेथेन, ठीक है ना। तो वही अनुपात होगा जो इसका गुणज में होगा, इसका गुणज में होगा। तो देखिए इसमें कि हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो यहाँ पे कार्बन का देखिएगा कि कार्बन का कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का तो 16 ही होगा। कार्बन का भी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 12 होता है और हाइड्रोजन 4 है, तो कितना होगा, 4 होगा। आ रहा है समझ में, क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए अगर इसको हम काटते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका कटेगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 3 और यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ पे अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 1 8, आ रहा है समझ में। और इसको अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 3 और 1, 3 और 1,
तो अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा था नियम कि अभिक्रिया करता है तो ठीक है ना वही अनुपात रहेगा, ठीक है ना, वही अनुपात रहेगा जो उसका गुणज अनुपात होगा। गुणज अनुपात कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका देखिएगा 3 और 1, तो ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करेगा वो भी कितना आया 3 और 1, समझ में आ रहा है ना, ये 3 आया और ये 1 आया, ठीक है ना, यही कह रहा था। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। ठीक है, बोल रहा था कि जब दो तत्व अलग अलग भार वाले, ठीक है ना, देखिए दो तत्व जिसका भार क्या है अलग अलग है, कार्बन का अलग है और हाइड्रोजन का अलग है, कोई भिन्न तत्व से अभिक्रिया करता है जिसका भार समान है, तो भिन्न तत्व ऑक्सीजन हो गया, जिसका भार क्या है समान है, कितना, एक ऑक्सीजन का 16 AMU, समझ में आ रहा है। तो इसका जो अनुपात होगा, ठीक है ना, वो उतना ही होगा, यानी परस्पर जब करेगा तो अभिक्रिया करेगा तो वही अनुपात रहेगा जो उसके गुणज मतलब इसके गुणज का अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अभी जस्ट देखिए 12 और 32, इसका 2 और 16, इसका 12 और 14, इसको अगर काटेंगे रेशियो तो 3 8 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 8 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 1, देख लीजिए वही आया, ये नियम यही कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो था, ठीक है ना, 4 लॉ, ठीक है ना, अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, पहला पिछले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है ना, उसके बाद देखा लॉ ऑफ, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा, तीसरा देखा आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा हमने देखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो चारों यहाँ पे, ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से, ठीक है ना, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको भी देख लिए। आगे जो भी और भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जस्ट इसका चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है ना, जो इसका MCQज होगा उसमें हम लोग, ठीक है ना, इसका डिस्कशन करा देंगे हम आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक देखिए, अब चूंकि देखिए इस नियम का जो वैज्ञानिकों ने सत्यापन नहीं कर पाया, यानी ये 4 गो नियम है, ठीक है ना, ये 4 नियम जो आया इसका सत्यापन वैज्ञानिक नहीं कर पाया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो 4 लॉ है यानी इसका सत्यापन यानी प्रूफ नहीं कर पाया वैज्ञानिक, आ रहा समझ में कि नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में इसको कब प्रूफ किया गया, जब बाद में आगे चलकर खोज हुआ और खोज के दौरान पता चला कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, किससे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहा जाता है। तो यहां जाके चारों जो भी लॉ है उसका पूरी तरह से सत्यापन होता है, यानी पूरा अच्छी तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, परमाणु यानी कि जब इससे रिलेटेड, ठीक है ना, जॉर्ज डाल्टन ने, ठीक है ना, आपका थ्योरी लाता है जिसका नाम होता है एटॉमिक थ्योरी, समझ में आ रहा है, यानी कि प्रथम सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने लाया, क्या, एटॉमिक थ्योरी, तो इसका सत्यापन हो पाता है। आ रहा है समझ, जॉर्ज डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद ये चारों का सत्यापन हो पाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने, यानी हम लोग देखेंगे एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है ना, एटॉमिक थ्योरी को देखेंगे, यानी किसका, जॉन डाल्टन का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, ठीक है ना, ये जो आज का सेशन था वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे किसको, एटॉमिक थ्योरी जॉर्ज डाल्टन का, और इससे आगे और देखेंगे कि जो आपका किसी भी तत्व का जो संकेत होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे संकेत को, ठीक है ना, डिनोट किया गया, जैसे देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हाइड्रोजन को H से, ठीक है ना, हीलियम को HE से, एल्युमिनियम को Al से, तो किस आधार पे, किस बेस पे, ठीक है ना, इसको तय किया गया, इसको हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।